हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाई गौरव पांडे में। और मैं इस दौरान जो थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब जो है फिर से रेगुलर बेसिस पर हम लोग स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करेंगे। आइए समझते हैं आज का जो बेसिक का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, वह है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर गांव से हैं तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है आपको गांव में देखने को मिलेगा। बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, इसके कौन कौन सी आयाम होते हैं, किस तरीके से ग्राम प्रधान क्या होता है, पंच क्या होता है, बीडीसी क्या है, और नगर निगम का पार्षद क्या है, नगर पालिका क्या है, ये कहाँ से व्यवस्था अपनाई गई, और क्या ये इसका इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई महत्व है या नहीं है, इन सभी विषयों के विषय में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि जैसे ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय, हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं क्या, स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब क्या होता है, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, पहले हम ये समझेंगे स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। जैसे आप कहीं गांव में रहते हैं, गांव में अगर कहीं ऐसे नाली वाली मारपीट होता है ना, गांव में अंट संट मारपीट होता है, जैसे हमारा घर है, हम अपने घर के सामने रास्ता नहीं बहने देंगे, पानी नहीं बहने देंगे, हमारा कुकुर आ जाएगा, कुकुर में मार के भगा देंगे। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं। तो क्या ये छोटे मुद्दे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटी मन का फेर है कि हमारा 2 बीघा मेड़ है तो 2 इंच हम इधर कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी जो मारपीट है, क्या हम इसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे? क्योंकि भारत में जो है शासन करने के 3 स्तर हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि एक तो राष्ट्रपति है जो भाई देश में पूरी गवर्न करता है, एक सिंगल व्यक्ति है वो। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 स्तर तक हमको देखने को मिलता है। एक तो केंद्र जो है, एक केंद्र का शासन देखने को मिलता है और एक राज्य का शासन देखने को मिलता है। मतलब एक प्रधानमंत्री गवर्निंग है और प्रधानमंत्री के बाद जो है गवर्निंग करता है मुख्यमंत्री। लेकिन अगर जो ये मेड़ का मारू है, ये जो क्या नाम कुत्ते बिल्ली की लड़ाई, ये छोटी मोटी लड़ाई, हम बम्बा नहीं लेने देंगे, हमारी नाली इधर से बहाओ, तो ये सब छोटी मोटी मार जो है, ये बकरियाँ नहीं दे रही है तो ये बकरी हमारा, ये बकरी मार है, तो ये बकरी का मारपीट जो है, ये मुख्यमंत्री स्तर तक थोड़ी ना बात करेंगे, या फिर हम प्रधानमंत्री तक थोड़ी ना बात करेंगे। तो ऐसे छोटे मुद्दे के लिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो गाँव में अक्सर प्रायः छोटी छोटी लड़ाई का कारण बन जाती हैं, उन्हीं को सब कुछ को निपटाने के लिए ही हम लोग स्थानीय स्वशासन को लेकर आए। लेकिन क्या इसमें सिर्फ लड़ाई ही थी? नहीं, इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो जैसे कि गांव में लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि वो उतना इलिटरेट नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि वो अपनी बात विधायक या सांसद से नहीं कह पाएंगे। तो ऐसे चीज़ों पर, जैसे मान लिया उनको पानी की समस्या है, उनको लाइट की समस्या है, उनको सीवेज की समस्या है, तो छोटी छोटी जो समस्याएं और लड़ाइयाँ, समस्याओं से, अपनी समस्याओं को वो बड़े स्तर पर, विधायक और सांसद स्तर पर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो उसी गांव से या उसी जगह से जो कि अपनी बात को ऊपरी स्तर तक पहुंचाकर और उनका साधन निकलवा पाए, तो एक ऐसी सिस्टम बनाया गया कि भैया वो आपके आसपास का, आपके पड़ोसी क्षेत्र का ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ग्राम प्रधान बन पाएगा या कुछ ऐसी चीज़ों पे हो पाएगा। तो देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले हम समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, कि शासन कहाँ के द्वारा, स्थानीय के द्वारा, मतलब वहाँ जो व्यक्ति है उसके द्वारा स्वशासन। इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? तो भैया भाग 9 में चर्चा की गई है, संविधान के अनुच्छेद 243 में। भाग 9 के अनुच्छेद 243 में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि क्या केवल 243 में चर्चा है? नहीं, जब स्थानीय स्वशासन को लाया गया तो इसकी चर्चा 243 में नहीं थी। इसकी चर्चा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में थी। किसमें थी भैया? अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा हम लोग किए थे, डीपीएसपी में किए थे। डीपीएसपी का वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। तो ये हम लोग अनुच्छेद 40 में हम लोग स्थानीय स्वशासन की बात किए थे। लेकिन जैसे आजकल का मुद्दा ये है, आजकल जो समस्या ये है कि सबकी राय अलग होती है। मोदी जी कहते हैं कि खाना खाने के बाद हाथ धो लो, तो कोई कहता नहीं पोंछ के काम चलाएंगे। तो ऐसे ही ये जो व्यवस्था है, इसमें पता चला अगर ये चीज़ जो है अनुच्छेद 40 में रहती केवल, तो क्या होता कि वो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कोई राज्य का मन करेगा मानेगा, कोई राज्य का मन करेगा नहीं मानेगा। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि भाई ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, ये तो जरूरत की चीज़ें हैं, तो अब कोई राज्य मानेगा कोई राज्य नहीं मानेगा।
तो इस नाते सभी राज्यों को कंपलसरी हो जाए मानना, इस नाते इसको जो है हम लोग एक नया अनुच्छेद लेकर आए 243 में इसको रखे और सभी राज्यों के लिए इसको हम लोग जो है सब पे अप्लाई किए। अब आइए इसमें कुछ बात समझेंगे। पहली बात क्या है कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, आइए समझेंगे इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था को ऐतिहासिक चोल साम्राज्य जो था, सबसे पहला स्थानीय शासन लाने वाला कोई साम्राज्य, पहला साम्राज्य जो था वह था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य से ही स्थानीय स्वशासन का जो है हम इसको मानते हैं। स्थानीय स्वशासन जो है, अगर हम आज इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो चोल साम्राज्य सबसे पहला वह साम्राज्य था जिसने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लाया। लेकिन भारत में स्थानीय स्वशासन को लाने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो वह था कौन भैया, वह था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, मैं सभी जो भी इनके ये लॉर्ड जो है सब डॉग हैं, लेकिन ये अच्छा व्यक्ति था, इस नाते इसको लॉर्ड लगा देते हैं। लॉर्ड रिपन जो है इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मतलब जो स्थानीय स्वशासन भारत में किसने लेकर आया, तो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वह किसकी देन है भैया, वह है लॉर्ड रिपन की देन है। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इसमें क्या होता है, जब स्थानीय स्वशासन आ जाता है तो इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये विकेंद्रीकरण क्या है सर, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे एक हम लोग प्रधानमंत्री के स्तर से पावर है, उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से पावर है। अब उस पावर के नीचे भी हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए जो कि गांव की विकास के लिए महत्वपूर्ण हो, उसी को कहते हैं सत्ता। तो क्या कर दिया गया कि पावर को हम लोग क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसी को कहेंगे क्या, विकेंद्रीकरण के। सत्ता का विकेंद्रीकरण स्थानीय स्वशासन होता है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि क्या सत्ता का केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है, तो सत्ता का ये क्या है, विकेंद्रीकरण है। आइए देखिए इसके बाद समझेंगे थोड़ी सी और बातें। अब देखिए अब क्या होगा कि भैया जो स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन जो है हमारा, स्थानीय स्वशासन जो है हमारा, ये दो जगह लागू होता है। ये केवल ग्रामीण नहीं, ये दो जगह लागू होता है। एक तो ग्रामीण स्तर पे लागू होता है, एक ग्रामीण स्तर पर, और दूसरा क्या है, शहरी स्तर पे। शहरी स्तर पे लागू होता है। ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन जो सबसे पहले हम लोग ग्रामीण स्थिति समझेंगे, फिर शहरी स्थिति समझेंगे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरुआत हुई भारत में असल में किया जाए, तो लॉर्ड रिपन ने तो शुरुआत किया। लेकिन भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत की आज़ादी के बाद क्या हुआ कि गाँवों को एक अच्छी धारा में, गाँव में विकास करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की भैया, सामुदायिक कार्यक्रम 1952 में ग्रामीण विकास के लिए, गांवों के विकास के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब क्या है सर, ये एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि गांव के लोगों को इसमें जोड़ा गया कि भैया अपनी समस्याएं बताइए और उसका वहीं का वहीं निदान हो जाए। ये किसके द्वारा किया गया था, ये पीटी नेहरू के द्वारा। पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया स्थानीय स्वशासन पहला कदम किसने उठाया, तो पीटी नेहरू ने 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, शुरुआत की। यही पहला स्टेप था ये पंचायती राज व्यवस्था का। लेकिन क्या ये यही स्टेप रहा, अब देखिए जब ये 1952 शुरुआत, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो 1953 में इसी का नाम चेंज करके इसी को कर दिया गया राष्ट्रीय, इसको राष्ट्रीय नाम दे दिया गया कि मतलब राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसको कह दी गई। क्या कहा गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये तब जो छोटे क्षेत्र में सब ये कार्यक्रम होता था, अब ये देश में जब इसके अच्छे परिणाम आए तो इसने क्या ले लिया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का रूप ले लिया और पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब क्या हुआ, जब इतनी चीज हो गई तो अब इसके अच्छे परिणाम आने लगे। तो जब राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू हुई तो ये इन्हीं के, पीटी नेहरू के एक जाने माने अर्थशास्त्री, जो कि इनके चहेते अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, तो ये 1957 में इन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किस लिए किया गया भैया, कि आप ग्रामीण विकास में किस तरीके से हम लोग व्यवस्था करें कि गांव की समस्याएं वहीं के वहीं दूर हो जाए
और उनकी जो न्यायिक समस्याएं हैं या दैनिक समस्याएं हैं उनको जो है वहीं का वहीं खत्म किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था लाई जाए। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको देखिए। इसके बाद क्या हुआ कि बलवंत राय मेहता समिति जब ये गठित हो गई तो इन्होंने 2 साल तक जो है इस पर क्या किया, काम किया। 2 साल बाद 1959 में 1900 देखिए, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। 1959 में इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। 1959 में गठित की गई थी। 2 साल बाद 1959 में ये कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया। क्या किया? रिपोर्ट पेश किया। और रिपोर्ट पेश किया और इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बताई। किसकी स्तरीय भैया? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। उन्होंने कहा कि पंचायत व्यवस्था 3 स्तर की होगी। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है? बलवंत राय मेहता समिति का कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने कहा कि भैया पंचायत का 3 स्तर पर गठन किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से 3 स्तर थे? तो पहला स्तर जो था वह था ग्राम पंचायत स्तर। ग्राम पंचायत पर एक स्तर था। दूसरा था पंचायत समिति, इसी को हम ब्लॉक स्तर ही कहते हैं इसी को। और तीसरा जो था ग्राम पंचायत समिति, और तीसरा जो स्तर था वह था जिला परिषद या जिला समिति कह सकते, जिला परिषद भी इसको कहते हैं, जिला पंचायत भी इसको कहते हैं। तो जिला परिषद 3 स्तर की जो कमेटी थी, 3 स्तर का जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी, यह बलवंत राय मेहता समिति ने लाया। और ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और जिला परिषद के स्तर पर। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने ये बताया तो 2 अक्टूबर को, ये असल में 2 महीने बाद 2 अक्टूबर का डेट रखा गया। 2 अक्टूबर 1959 को इस त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को क्या कर दिया गया भैया? लागू कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। अब एक प्रश्न आता है कि आखिर ये क्या जरूरत पड़ी कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो कि 2 महीने पहले ही दे दी गई थी, तो आखिर 2 महीने बाद 2 अक्टूबर को क्यों लागू किया गया? क्योंकि महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है और महात्मा गांधी स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए वो हमेशा प्रेरित करते थे कि हाँ, वो कहते थे कि ये अच्छी चीज़ है। लेकिन यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और भी जान लीजिएगा, अंबेडकर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। अंबेडकर कहते थे कि भैया ये जो पंचायत व्यवस्था, जो प्रधान बनते हैं ना, ये कहते थे कि ये लूट का अड्डा है, ये चोर हैं। अगर आप इनको पावर दे दोगे तो ये क्या करेंगे? लूट के खा जाएंगे। असल में कुछ बात तो उनकी आज भी आप देख ही रहे होंगे, तो सही। तो कहने मतलब क्या है कि ये खलीफा है, प्रधान जो है ना अपने गांव खलीफा है, जो मन करेगा। देश का खलीफा कौन है? प्रधानमंत्री है। राज्य की खलीफा क्या है? योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री। ऐसे ही गांव का खलीफा कौन होता है? प्रधान होता है। तो इस तरीके से इस नाते उन्होंने कहा कि लूट का अड्डा है। लेकिन तभी 1959 में ये चीज व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ, जब ये व्यवस्था लागू कर दी गई तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि कोई काम जो पहली सरकार करेगी, दूसरी सरकार आएगी तो गरियाएगी, बोलेगी ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम खराब हुआ। तो अब ये काम खराब हुआ, भाई विरोध करने की आदत है, भले काम अच्छा हो तो क्या हुआ। लेकिन भाजपा का काम कांग्रेस नहीं अच्छा कहती है, कांग्रेस का काम भाजपा नहीं अच्छा कहती है, ये तो दोनों ही लोग। फिर क्या हुआ, अब 1959 के बाद अब जो है सरकार जब चेंज हुई तो पहली सरकार जो है 1977 में, अब इसका काम क्या हुआ तो 1977 में एक चिरकुट प्रधानमंत्री बने भारत के, जिसका नाम था मोरारजी देसाई। अपने में जी के भैया, ये सबसे कबाड़िया प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। इनको जी तो कहने का मन नहीं करता है, ये अपने में जी के। हमारे गुरु जी कहते थे, विवेक पांडे सर कहते थे हमारे, कि ये जो है मोरारजी देसाई अपने में एक जी के। तो कहने का मतलब ये जीके क्यों है? क्योंकि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि भैया पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान इनको दिया गया था। तो सोचिए कि अगर मोदी जी को नहीं दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश के लिए अच्छी हैं, लेकिन पड़ोसियों के लिए जो विरोध करते हैं उनके लिए नहीं अच्छी हैं। भाई हम अगर अपने घर की सुरक्षा करेंगे तो चोरों के लिए तो हम तो दुश्मन ही है। लेकिन ये क्या है, चिरकुट टाइप प्रधानमंत्री पहला ऐसा व्यक्ति है ये जो कि गैर कांग्रेसी सरकार, जनता दल का नेता था ये। इसका जनता दल ने पहला जो दल था जनता दल, इसी से ये प्रधानमंत्री पहले बनाए गए। लेकिन जनता दल जो था ना, जैसे चुरमुरे होता है ना, 75 चीज मिलाकर जो है चुरमुरे बनाया जाता है, वैसे जनता दल की सरकार भी थी। इसमें लालू, नीतीश, क्या नाम, मुलायम, देश का अग्रणी 22 अत्ता चिरकुट सब मिला के इकट्ठे सरकार बनाई। लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आएंगे तो बहुत दिन तक थोड़ी नहीं चल पाएगा।
तो यही हुआ कि बीच में इनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन 1977 में इन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो बलवंत राय मेहता समिति के काम है ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने एक दूसरी समिति का गठन कर दिया। वो कौन सी भैया थी? अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति से कहा कि भैया ऐसा है कि बलवंत राय मेहता समिति ये उनका कांग्रेस का काम है, ये इनका मजा नहीं आ रही है हमको, आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए। अशोक मेहता समिति को कह दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट पेश करिए। अशोक मेहता समिति ने काम किया और इन्होंने उस जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी उसको हटाकर इन्होंने कहा कि अब जो है ग्राम पंचायत जो है वो द्विस्तरीय रहेगी। द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट है, द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था इन्होंने कर दिया। अब द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था थोड़ा गलत हो सकता है स्पेलिंग में, इसको बस समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था किसके द्वारा दिया गया? अशोक मेहता समिति। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय है? 2 स्तरीय है। और बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय है। लेकिन आप एक चीज और समझिएगा, अब मैं यहीं से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, इसको समझिएगा तो मजा आ जाएगी। क्या? जैसे देखिए इसमें आपको याद करने का तरीका बता देता हूं मैं। जैसे बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर आता है। DRM बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर आता है ना, तो 3 अक्षर मतलब त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता में 3 अक्षर आता है मतलब त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता में 2 अक्षर आते हैं, इसका मतलब किसका है? 2 स्तरीय। मैंने तो ऐसे याद किया, अगर आप ऐसे याद करेंगे आप जिंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं। तो अशोक मेहता समिति का सिफारिश किसने किया था भाई? जनता दल की सरकार ने किया था। और अशोक राय मेहता ने 2 स्तरीय कहा था। इन्होंने क्या किया कि अशोक मेहता समिति ने जो ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायत को तो रखा, लेकिन जो ये ब्लॉक वाला था पंचायत समिति इसको हटा दिया और जिला पंचायत। इन्होंने कहा कि 2 स्तर रखो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब जनता दल की सरकार चली गई और फिर से आ गई कौन? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी भाई किसी सुनती नहीं थी, वो तो अपना ही चलाती, डिक्टेटरशिप चलाती। तो इन्होंने क्या किया, कहा है भाई ये कबाड़िया चीज है, तो भाई एक दूसरे विरोध करते हैं इन लोग। तो जो ये अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था थी इसको उसने हटा दिया। मतलब देश में पूछा जाए कि क्या 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था कभी लागू हुई? नहीं, देश में कभी 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था नहीं लागू हुई। अशोक मेहता समिति जो है रिपोर्ट पेश किया उन्होंने जनता दल की सरकार को, लेकिन जनता दल की सरकार उसी समय टूट गई और अंट उसमें बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब उसी के देन, इतने दल हो गए। नहीं तो पहले कांग्रेस और जनता दल 2 ही सरकार थी, जनता पार्टी, लेकिन जनता पार्टी टूटी और धुआंधार दल जो है अपने अपने में निकल गए। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जब आई तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा है अब भाई गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक संविधान में अनुच्छेद 40 में था ये क्या? पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 40 में DPSP में। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने 73वां संविधान संशोधन करा दिया। 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993। इसने क्या मतलब इन्होंने क्या कहा कि भैया एक संविधान संशोधन के तहत 1993 तहत 73वां संविधान संशोधन करा दिया। और इस 73वां संविधान संशोधन से 243 अनुच्छेद में का से ड़ तक विषय जोड़ दिए गए और इसी को 11वीं अनुसूची में रखा गया। 11वीं अनुसूची में रखा गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि का से लेकर ड़ तक जोड़ दिया गया। ये विषय जो जोड़े गए, ये कितने विषय जोड़े गए भैया? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़ दिए गए और इस 29 विषय में 73वां संविधान संशोधन के तहत 273 में का से लेकर ड़ तक जोड़ दिया गया और इसको मतलब कि नेसेसरी कर दिया गया कि अब जो है आपको आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना होंगे, लेकिन आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी ही होगी। पहला राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला बना, वह बना राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान का नागौर जिला पहला राज्य था, पहला जिला था जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ और समझा दूंगा, यहीं पर एक ट्रिक बताता हूँ। आप बार UPSI में भी आपकी सवाल आया हुआ था, आप लोग कंफ्यूज हो गए। पंचायती राज व्यवस्था इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए क्या ही कहना, इसके विषय में कुछ कहना तो भाई इसकी तौहीन होगी। देखिए एक तरीका याद कर लीजिएगा, BA पास 73 में BA पास 73 में, ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारी समितियां एक साथ रख देंगी। क्या मतलब है इसका? देखिए B से मतलब होता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय वाली समिति। ए मतलब होता है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। पा से होता है
हाँ एक मिनट, हाँ पीवीके राव समिति, पीवीके राव समिति, पीवीके राव समिति, इन सब का संबंध किससे है भैया? पीवीके राव समिति। और सा से है सिंघवी समिति, सिंघवी समिति। और समिति ये 73 से है 73वां संविधान संशोधन। इन सब का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। मतलब स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था की यही सब अनुसूचियां हैं जो कि आपके एग्जाम में आती रहती हैं। अब देखिए इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ एक मिनट। आइए देखिए, अब देखिए थोड़ा समझते हैं। हम लोग ने इतनी बात कर ली, सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आइए थोड़ा सा और एक बात समझते हैं। क्या जैसे मान लीजिए ये हमारा एक गाँव, ये गाँव है, गाँव कुछ एरिया है। इस गांव में अब ये लागू कैसे हुआ प्रत्यक्ष तौर पे हम समझेंगे इसको। गांव में क्या हुआ, इस गांव को मान लीजिए एक गांव है, इस गांव को हम लोगों ने छोटे छोटे वार्ड में जैसे हमने बांट दिया। ये छोटे छोटे वार्ड बांट दिए जाते हैं गांव में। जैसे मान लीजिए वार्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। ये छोटे छोटे इस एक गाँव को 6 वार्ड में बांट दिया गया। अब इस 6 वार्ड में से एक एक वार्ड का एक एक सदस्य होगा। वार्ड सदस्य इसको कहेंगे, ये प्रधान से नीचे होता है, वार्ड सदस्य इसको कहेंगे। और ये क्या करेगा कि ये इस वार्ड के लोग, एक वार्ड के लोग उसको जाके रिपोर्ट करेंगे, भैया हमारी ये दिक्कत है, ये हमारा समस्या है, ये हमारी चीज़ें हैं, और उसको जाके रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए जो पंचायत समिति, पंचायत स्तर जो है, ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो इसमें होती है कार्यपालिका, एक होती है कार्यपालिका, और दूसरी होती है क्या, इसमें विधायिका नहीं होती, इसमें होती है अगला न्यायपालिका। 2 चीज होती है इसमें, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका नहीं होती क्योंकि नियम बनाने का अधिकार जो है ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया, इसलिए इसमें विधायिका नहीं होती है। अब देखिए कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में सबसे ऊपर होता है कौन भैया? प्रधान। प्रधान होता है, या फिर इसमें होता है मुखिया, मुखिया जिसे कहते हैं, प्रधान या मुखिया, ये सबसे ऊपर होता है। और ये इससे नीचे कौन होता है? इसमें होते हैं, इसके नीचे होता है, इसके नीचे होते हैं वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य होते हैं ग्राम। अब देखिए वार्ड सदस्य हर जगह अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा गांव है, उसमें ज़्यादा सदस्य होंगे, छोटा गांव जितने वार्ड होंगे उतने वार्ड सदस्य होंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा कार्यपालिका में? ये सब क्या होते हैं, जो कार्यपालिका के प्रधान और वार्ड सदस्य हैं, इनका काम ये होता है कि उस पर्टिकुलर वार्ड में कौन सा काम, जैसे मान लीजिए एक नल लगवाना है, जैसे मान लीजिए ये गाँव है, ये गांव है, इसी में ये सब वार्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब वार्ड है। तो एक में पता कहेगा नल लगवाना है हमको, एक वाला कहा भैया हमको 5 नल दे दो, 2 वाले ने कहा 1 को नल नहीं चाहिए, तीसरे ने कहा 5 नल दे दो, चौथे ने कहा 2 नल दे दो, पांचवें ने कहा 1 नल दे दो। तो भैया क्या नल हो गया? 5 2 7 1 8 और 5 13 नल हमको चाहिए। तो 13 नल क्या करेगा? ये वार्ड के सदस्य बताएंगे, अपने अपने वार्ड सदस्य बताएंगे, ये वार्ड सदस्य बताएंगे प्रधान को कि भैया ये सब नल चाहिए हमको। अब नल, ये 13 नल जो है ये मुखिया दे देगा। मुखिया किसको देगा भैया? ये ग्राम पंचायत स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसके बाद वो जिला परिषद दे देगा, ब्लॉक पे देगा, ब्लॉक जो है जिला को करेगा, और जिला जो है मुख्यमंत्री को जाएगा, और वहां से पैसा आएगा और ये नल जो है ये बन जाएगा। अब नल तो 13 का जाएगा, पैसा लाएगा भी, लेकिन जो है क्या होगा, रास्ते में सारा खा लेंगे, एक नल खाली लग पाएगा, जो वर्तमान की स्थिति है। तो कार्यपालिका में 2 स्तर की चीजें होती हैं, एक प्रधान एक मुखिया। प्रधान या मुखिया दोनों एक ही चीज होता है, या वार्ड सदस्य। इनका काम होता है ग्राम के विकास करना। और न्यायपालिका में क्या होता है, जैसे हमारे मारपीट जो चल जाते थे, तो इसमें हर वार्ड में एक होता है पंच, और इस पंच के ऊपर सबसे ऊपर होता है इसमें सरपंच। सरपंच तो एक गांव का एक होता है, और हर वार्ड के होते हैं पंच। इनका काम क्या होता है, जब गांव में जो मारपीट होती है, इस मारपीट को सुलझाना। लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि ये जो प्रधान होता है ना, यही सरपंच का भी काम करता है, और वार्ड ही पंच का काम करता है जनरली तौर पर, समझ रहे हैं? तो ये जो है ग्राम, मतलब आज की जो स्थिति है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्य जो है वो पृथक्करण नहीं किया गया, मतलब दोनों जो है एक ही तरीके से कर दिया गया। अब देखिए इसके बाद आगे समझते हैं कि इसके बाद क्या चीज है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन को हम लोग, जैसे हमने पहले बताया था कि स्थानीय स्वशासन जो है आपका 2 स्तर पे काम करेगा। एक तो काम करेगा ग्रामीण स्तर पर, और दूसरा काम करेगा किस पर? शहरी स्तर पर। अब देखिए, अब ग्रामीण स्तर में 3 प्रकार का स्तर काम करेगा। एक काम करेगा ग्राम पंचायत, और दूसरा काम करेगा पंचायत समिति, या इसी को हम कहेंगे क्या, ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति, या ब्लॉक स्तर है आपका, ब्लॉक स्तर। और तीसरा जो होता है इसमें, ये होता है जिला पंचायत करते हैं।
और यहाँ पर शहरी क्षेत्र में भी 3 काम करेगा। एक होगा नगर पंचायत काम करेगी, नगर पंचायत के बाद नीचे काम करेगा नगर पालिका, और नगर पालिका से भी ऊपर अगर बड़ा चीज होगी तो वहाँ काम करेगा क्या, नगर निगम। देखिए अब नगर निगम कहाँ काम करता है, ये शहरी व्यवस्था है या ग्रामीण व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधान। जो ब्लॉक का प्रमुख इसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। और इसका जो जिला परिषद का जो होता है, जिला पंचायत सदस्य जो होता है, इसमें होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये 3 चीज होते हैं। ये जो है इनका ये जो आते हैं ये चुनाव से आते हैं। ग्राम स्तर पर सबसे बड़ा होता है प्रधान, पंचायत समिति पर सबसे बड़ा होता है ब्लॉक प्रमुख, और इसमें होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ये क्या होता है, ये जो है क्या होता है कि जो वार्ड में प्रधान को रिपोर्ट करते हैं, प्रधान ब्लॉक पर देता है और ब्लॉक जो है जिला पंचायत देता है। इसी तरीके से पैसा यहाँ पे ऊपर आता है। ग्राम पंचायत एक गांव का होता है, एक पंचायत समिति में कई गांव आते हैं, और एक जिला में बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। इसी तरीके से नगर पंचायत में होता है छोटे छोटे नगर शहर, मतलब जिनकी बहुत कम आबादी होती है उनको नगर पंचायत में रखा जाता है। जनरली ये गाँव की बाजार एरिया होता है, शहरी एरिया होता है, तो ये बाजार एरिया नगर पंचायत में आता है। नगर पंचायत का जो इसमें भी नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इसके बाद इसमें भी चेयरमैन इसी कहते हैं। नगर पालिका जो होता है ये शहरी क्षेत्र होता है, इसमें सारे शहरी क्षेत्र होते हैं जिनकी एरिया थोड़ा ज़्यादा होती है। तो नगर पालिका में जो है सबसे बड़ा उसमें चेयरमैन होता है, और चेयरमैन जो है, और नगर निगम मतलब इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी आती हैं, मतलब जो बड़ी महानगर हैं जहाँ पर राजधानी आती है, या फिर ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर होती है उसको नगर निगम घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़े कौन होते हैं, यहाँ पर मेयर सबसे बड़ा होता है। मेयर को ही कहाँ क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं, महापौर। जैसे दिल्ली क्या है, दिल्ली मेयर है, वहाँ MCD काम करती है वैसे तो, लेकिन जैसे लखनऊ क्या है, लखनऊ मेयर होगा, और अयोध्या में क्या होगा, मेयर होगा। क्योंकि मेयर यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या ऊपर होती है, तो ऐसे को जो है ये इनका बजट सबसे ज़्यादा होता है। इससे कम बजट जो है स्तर आधार पर होता है। तो ये तो था स्थानीय स्वशासन का एक सिनेरियो, और मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था है क्या, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और इन सभी चीज़ों पे दिल्ली भारत का एक ऐसा सिर्फ राज्य है जो कि ग्राम पंचायत वहाँ पर लागू नहीं होता है। ये आपको अगर ना पता हो तो आप अपडेट कर लीजिएगा। और अगला जो टॉपिक होगा आपका वह होगा RBI हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि मुझे समझ में आएगा मैं लेकर आऊँगा। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।